नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। हमारा मोबाइल फोन, मतलब स्मार्टफोन। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये इतना ज़रूरी क्यों है, हमारी ज़रूरतें कैसे जुड़ी हैं इससे, और हाँ, वो कौन से खतरे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए और उनसे बचें कैसे। हाँ, क्योंकि हमारी जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसी पर है। मोबाइल की अहमियत, ज़रूरतें, नुकसान और बचाव के तरीके। जी। और हमारा मकसद यही है कि जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के नौजवान हों या काम करने वाले लोग, या फिर जो तकनीक को समझते हैं, उन सब को मोबाइल का सही इस्तेमाल और इस डिजिटल दुनिया में सेफ रहने की थोड़ी बेहतर समझ मिले। बिल्कुल। ये सिर्फ फायदे नुकसान गिनाना नहीं है, बल्कि एक समझदार नजरिया बनाने की कोशिश है। हाँ, और कोशिश रहेगी कि अगले मान लीजिए 10-15 मिनट में हम ज़रूरी बातों पर चर्चा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि ये मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी कैसे हो गया? देखिए, शुरू तो ये बस बात करने के लिए हुआ था, हम्म। है ना? पर आज आज हमारी पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मतलब कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और पेमेंट भी, हम्म। सब कुछ इसी एक डिवाइस पर आ गया है। बात तो सही है। मतलब इसने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बदल दिया है। परिवार, दोस्तों से जुड़ना कितना आसान हो गया है। हाँ बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना या देना भी। पर्सनल लेवल पर तो ये कनेक्शन बनाए रखता है, और प्रोफेशनल लेवल पर भी काम आसान हुए हैं। कई काम अब मोबाइल से ही हो जाते हैं। आजकल तो वो एआई चैटबॉट्स वगैरह भी इसी पर हैं। हम्म। और एक और चीज, इमरजेंसी में इसकी भूमिका, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुरंत मदद मिल सकती है। हाँ, ये सब देखते हुए तो लगता है कि भाई इसके बिना तो गुजारा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? हमारे जो स्रोत हैं वो इस पर काफी जोर देते हैं। बिल्कुल है। और ये नुकसान सिर्फ ऊपरी नहीं है, बल्कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर डालते हैं। अगर पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, तो सबसे कॉमन है आंखों पर असर। हाँ, ये डिजिटल आई स्ट्रेन। अरे हाँ, ये तो बहुत आम हो गया आजकल। जी, लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सूखापन, जलन, ये सब होता है। तो इसके लिए कुछ उपाय भी बताया है कि हमारी जानकारी में? हाँ, एक आसान सा नियम है, 20-20-20 रूल। मतलब हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर की चीज देखें। और हाँ, अच्छी स्क्रीन क्वालिटी और सही ब्राइटनेस भी जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये तो सुना है। ठीक है। और आंखों के अलावा वो जो गर्दन झुकाकर फोन देखते रहते हैं, उसका भी तो असर होता है ना? टेक्स्ट नेक जिसे कहते हैं। सही कहा। गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर लगातार जोर पड़ता है, दर्द होता है, सर्वाइकल जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इसके लिए सही पोस्चर, मतलब बैठने उठने का सही तरीका, वो बहुत जरूरी है। बीच में उठकर थोड़ा चलना, गर्दन कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करना, ये सब फायदेमंद है। और नींद का क्या? ब्लू लाइट का जिक्र बहुत होता है। हाँ, वो जो फोन स्क्रीन से नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। मतलब नींद आने में दिक्कत, और फिर नींद की क्वालिटी भी खराब होती है। तो सलाह क्या है? कब बंद कर देना चाहिए फोन? शोध साफ कहते हैं कि सोने से कम 1 घंटा पहले फोन बंद कर दें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। उसे 1 घंटे में करें क्या? सही बात है। तो उस समय में कुछ पढ़ सकते हैं, शांत म्यूजिक सुन सकते हैं, या जैसे शोध बताते हैं, मंत्र लेखन जैसी कोई शांत करने वाली एक्टिविटी। अच्छा। एक और चिंता है, हाँ। ब्रेन और सुनने की क्षमता पर असर। खासकर अगर फोन या ईयरबड अच्छी क्वालिटी के ना हो, या आवाज बहुत तेज हो। रेडिएशन का भी मुद्दा है। तो फोन खरीदते समय या इस्तेमाल करते समय क्या देखें? सार वैल्यू की बात होती है शायद। हाँ बिल्कुल। फोन की सार वैल्यू जरूर चेक करें। वो सरकार की तय लिमिट से कम होनी चाहिए। और जहां तक हो सके, स्पीकर पर बात करें या वायर्ड हेडफोन यूज करें। सीधे कान से लगाने से बचें। सस्ते वायरलेस ईयरबड से भी बचना बेहतर है। ठीक है, ये तो वे फिजिकल इफेक्ट्स। अब अगर मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर असर की बात करें तो स्रोत क्या कहते हैं? यहाँ भी कई गंभीर मुद्दे हैं। पहला तो है प्राइवेसी का सवाल। मतलब बिना बताए आपकी बातें या एक्टिविटी रिकॉर्ड होना। ये कोई इंसान भी कर सकता है, या कई बार ऐप्स भी बैकग्राउंड में ऐसा करती हैं। खासकर अगर हमने बिना सोचे समझे परमिशन दे दी हो। अरे हाँ, ये परमिशन देते वक्त तो हम ध्यान ही नहीं देते अक्सर।
इसीलिए तो सावधान रहना है। कॉन्फिडेंशियल बातें फोन पर कम करें। ऐप सिर्फ भरोसेमंद जगह से डाउनलोड करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, और परमिशन सोच समझ कर दें। स्रोत ये भी कहते हैं कि जब परिवार के साथ हों तो शायद इंटरनेट बंद रखना अच्छा है। और ये भी सोचना चाहिए कि जो कंपनियां फ्री सर्विस दे रही हैं उनका असली बिजनेस क्या है। कहीं हमारी प्राइवेसी ही कीमत तो नहीं। प्राइवेसी के अलावा ये जो सोशल मीडिया की लत है, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। इसका ज्यादा इस्तेमाल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ा रहा है। लोग तुलना बहुत करते हैं, तो इसके लिए स्क्रीन टाइम लिमिट करना, बीच बीच में डिजिटल डिटॉक्स लेना, मतलब फोन से दूरी बनाना, और अच्छा ज्ञान बढ़ाने वाला कंटेंट देखना जरूरी है। मैंने ये भी देखा है, और शायद स्रोत भी यही कहते हैं, कि लगातार इन्फॉर्मेशन और फोन पर डिपेंडेंसी से हमारी याददाश्त और फोकस करने की क्षमता वो कम हो रही है। बिल्कुल सही। मेमोरी और अटेंशन स्पैन दोनों घट रहे हैं। हम याद रखने के बजाय गूगल करने लगे हैं। स्रोत कहते हैं कि डिजिटल उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, किताबें पढ़ना, ये सब दिमाग को रीट्रेन करने में मदद कर सकता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा खतरा है, फेक न्यूज। ओ हाँ, ये गलत खबरें हैं। ये तो एक महामारी जैसी हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स पर झूठी खबरें आग की तरह फैलती हैं। जरूरी है कि हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। शेयर करने से पहले चेक करें। सिर्फ भरोसेमंद न्यूज सोर्स पर ही यकीन करें। ठीक है, तो ये तो हुई स्वास्थ्य और मानसिक असर की बात, लेकिन आजकल तो सीधी सीधी धोखाधड़ी और शोषण के मामले भी बहुत बढ़ गए हैं। साइबर बुलिंग, फिशिंग, और ये एक नया खतरा जिसका जिक्र स्रोत बार बार कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। यहाँ बात वाकई गंभीर हो जाती है। हाँ, साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है आज। पहले साइबर बुलिंग को समझें। आसान शब्दों में ये ऑनलाइन दादागिरी या उत्पीड़न है। हाँ। मतलब गंदी भाषा बोलना, गंदी तस्वीरें या वीडियो फैलाना, धमकाना। ये टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया, कहीं भी हो सकता है। और जो इसका शिकार होता है उस पर क्या असर होता है? असर बहुत बुरा हो सकता है। पैसे का नुकसान हो सकता है अगर ब्लैकमेलिंग हो, सेहत खराब हो सकती है स्ट्रेस से, और मेंटल और इमोशनल चोट बहुत गहरी होती है। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इंसान अकेला महसूस करने लगता है। तो इससे बचने के लिए कुछ तरीके बताए हैं स्रोतों में? हाँ, कुछ बेसिक सावधानियां हैं, जैसे अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फोन नंबर, पता ज्यादा ऑनलाइन शेयर ना करें, प्राइवेसी सेटिंग्स को स्ट्रांग रखें, और बार बार चेक करते रहें। कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें। अगर कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो जवाब न दें, बहस न करें, उसे ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, और सबसे जरूरी, किसी बड़े को, पेरेंट्स, टीचर या किसी भरोसेमंद दोस्त को जरूर बताएं। चुप ना रहें। और अगर मामला ज्यादा बिगड़ जाए तो कानूनी मदद कहाँ से मिलेगी? इसके लिए एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, cybercrime.gov.in। वहां ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं। महिलाएं और बच्चे चाहें तो अपनी पहचान छिपाकर भी शिकायत कर सकते हैं। और हाँ, नजदीकी पुलिस स्टेशन तो है ही। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब फिशिंग की बात करते हैं। ये शब्द सुना तो बहुत है, पर होता क्या है ये असल में? फिशिंग बेसिकली एक ऑनलाइन जाल है। फ्रॉड करने वाले आपको नकली ईमेल, एसएमएस या वेबसाइट के जरिए फंसाते हैं और आपकी सेंसिटिव जानकारी जैसे बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, आधार नंबर, ये सब चुराने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर किसी बड़ी कंपनी या बैंक का अधिकारी बनकर आपको भरोसे में लेते हैं। ओह, मतलब विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। तो इनसे कैसे बचें? सबसे जरूरी है शक करें। कोई भी अनजान या अजीब सा दिखने वाला ईमेल या मैसेज आए तो उसमें दिए लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी अनजान कॉल, ईमेल या मैसेज पर अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी कभी ना दें। अगर कोई बैंक या कंपनी जानकारी मांग रही है तो आप खुद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या कस्टमर केयर पर कॉल करें, उनके दिए नंबर या लिंक पर नहीं। और जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन रखें। वो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। बिल्कुल। और अब आते हैं उस खतरे पर जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, डिजिटल अरेस्ट। स्रोत इसे साइबर ठगी का एक नया और डरावना तरीका बता रहे हैं। ये है क्या और काम कैसे करता है? हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट साइबर क्रिमिनल्स का एक नया हथियार है, डराने और पैसे ऐंठने का तरीका। इसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, नार्कोटिक्स, ईडी मतलब किसी बड़ी सरकारी एजेंसी का अफसर बताते हैं
और अक्सर व्हाट्सएप या स्काइप पर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल ताकि ज्यादा असली लगे। बिल्कुल, पूरी वर्दी में या पीछे ऑफिस जैसा नकली बैकग्राउंड लगाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। वो आपको डराते हैं कि आपका नाम किसी बड़े केस में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स केस में आ गया है। फिर धमकाते हैं, इमोशनल प्रेशर बनाते हैं और घंटों तक वीडियो कॉल पर बने रहने को कहते हैं, किसी और से बात भी नहीं करने देते। और मकसद क्या होता है इसका? मकसद साफ है, डराकर पैसे लूटना। वो कहते हैं कि अगर आप तुरंत इतने लाख रुपए उनके बताए अकाउंट में डाल दें तो वो केस खत्म कर देंगे, गिरफ्तारी रोक देंगे। कई बार तो वो आपकी बैंक डिटेल्स लेकर या कोई रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाकर खुद ही पैसे निकाल लेते हैं। आजकल तो एआई वॉइस क्लोनिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। किसी रिश्तेदार या दोस्त की आवाज में कॉल करके इमरजेंसी बताकर पैसे मांगते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसे पहचानने कैसे? मतलब क्या असली पुलिस या एजेंसी ऐसे काम करती है? यही इसका जवाब है। मुंबई पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने साफ बताया है, कोई भी असली पुलिस या एजेंसी वीडियो कॉल पर पहचान नहीं मांगती, न ही कोई ऐप डाउनलोड करने को कहती है। एफआईआर या वारंट व्हाट्सएप पर नहीं भेजे जाते, फोन पर बयान दर्ज नहीं होते। अच्छा। कोई भी सरकारी अफसर केस रफा दफा करने के लिए पैसे नहीं मांगता, न धमकाता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। अगर जुर्म असली है तो गिरफ्तारी भी असली होगी, डिजिटल नहीं। तो अगर किसी को ऐसी कॉल आए तो क्या करना चाहिए? CERT-IN या सरकार की क्या सलाह है? भारत की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, सर्टन, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। सबसे पहले शांत रहें, घबराएं नहीं। याद रखें, सरकारी एजेंसी ऐसे व्हाट्सएप या स्काइप पर कांटेक्ट नहीं करती। शक होते ही कॉल काट दें। उनकी बातों में ना आए, इग्नोर करें। कोई पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल बिल्कुल न दें। उनके कहने पर कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। अगर हो सके तो कॉल का नंबर, बातचीत का स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग सबूत की तरह रखें। और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। ये जानकारी वाकई जान बचा सकती है। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट के अलावा एक और आम फ्रॉड है OTP फ्रॉड। OTP को तो सेफ मानते हैं, फिर ये कैसे हो जाता है? स्रोत कई तरीकों का जिक्र करते हैं। हाँ, फ्रॉड करने वालों ने OTP चुराने के भी कई तरीके निकाल लिए हैं। एक है कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करवाना। ठग आपको किसी बहाने से फोन पर एक कोड डायल करने को कहेंगे, जैसे #444#। ऐसा करते ही आपके फोन पर आने वाले सारे कॉल्स और SMS जिसमें OTP भी होता है, वो ठग के नंबर पे जाने लगते हैं। अरे बाप रे, मतलब अनजाने में हम खुद ही दरवाजा खोल देते हैं। और क्या तरीके हैं? स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स का गलत इस्तेमाल भी होता है। कोई प्रॉब्लम ठीक करने या KYC के बहाने एनीडेस्क, टीम व्यूअर या जूम मीट जैसी ऐप इंस्टॉल करवा लेते हैं। फिर स्क्रीन शेयरिंग से आपका OTP देख लेते हैं। ओह, कई बार मैलवेयर वाले QR कोड स्कैन करवाकर या कोई संदिग्ध इमेज वीडियो भेजकर भी फोन हैक कर लेते हैं। इससे OTP समेत सारी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है। अगर वॉइसमेल एक्टिव है तो फोन बिजी होने पर OTP वॉइसमेल में जा सकता है, जिसे हैक किया जा सकता है। eSIM एक्टिवेशन का कोड शेयर करना भी खतरनाक है। तो इस OTP फ्रॉड से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अपना फोन कभी भी लावारिस न छोड़ें। किसी के कहने पर कोई अनजान कोड डायल न करें। जरूरत न हो तो वॉइसमेल बंद रखें। eSIM एक्टिवेशन कोड या QR कोड किसी से शेयर न करें। अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल न करें। अनजान QR कोड स्कैन न करें। अनजान सोर्स से आई इमेज, वीडियो या फाइल न खोलें। और हाँ, फोन और ईमेल अकाउंट पर मजबूत पासवर्ड और 2FA जरूर रखें। इन खास खतरों के अलावा हमारी स्रोत सामग्री कुछ जनरल डिजिटल सफाई, मतलब डिजिटल हाइजीन की बातें भी करती है। हाँ, कुछ बेसिक नियम है जो हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे मजबूत और यूनिक पासवर्ड यूज करें। लंबा हो, उसमें बड़े छोटे अक्षर, नंबर, सिंबल सब हों। इसे बदलते रहें और कहीं लिखकर न रखें। हर अकाउंट का पासवर्ड अलग हो तो और अच्छा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहां भी मिले जरूर ऑन करें। फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी ऐप्स हमेशा अपडेट रखें। ऑटो अपडेट ऑन रखना बेस्ट है। और टाइम पर अपनी सोशल मीडिया और दूसरी ऑनलाइन अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करते रहें।
यहीं पर साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट अमित दुबे की वो बात याद आती है जो हमारे स्रोतों में है। लोग आपके डिवाइस को हैक नहीं करते, बल्कि लोग आपके मन को, दिमाग को हैक करते हैं। हाँ, ये बात तो गहरी है। उनका एक और कोट है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए हैं। ये दिखाता है कि हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। ये बातें सुनकर तो लगता है कि हम कितने वल्नरेबल हो सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मोबाइल फोन एक बहुत पावरफुल और यूजफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ करना होगा। हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इसके असर को लेकर सावधान रहना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा। डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। जैसा स्रोत बताते हैं, ठग अक्सर हमारी दो फीलिंग्स का फायदा उठाते हैं, लालच और डर। इनसे बचना है। तकनीक का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें, काम हो जाए तो ऐप बंद कर दें। और शायद सबसे जरूरी सीख है इंटरनेट पर जीरो ट्रस्ट मॉडल अपनाना। मतलब किसी भी अनजान लिंक, कॉल, मैसेज या व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करना। तो आज की इस बातचीत में हमने मोबाइल फोन के दोनों पहलू देखे, इसकी उपयोगिता भी और इससे जुड़े खतरे भी। और ये साफ है कि जानकारी और सावधानी ही हम इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रख सकती है। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सभी सुनने वालों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, ज्यादा कॉन्फिडेंस और सावधानी से तकनीक इस्तेमाल करने में मदद करेगी। जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने के लिए, क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या धीरे धीरे तकनीक हमारा इस्तेमाल करने लगी है? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही जानकारी भरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।